नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार और बीजेपी राहुल गांधी से कितना ज्यादा डरती है यह तो जग जाहिर है, लेकिन अब युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस नेताओं से भी बीजेपी का डर सामने आ रहा है। 3 दिन हो चुके हैं जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई इंपैक्ट समिट भारत मंडपम में शर्टलेस होकर उसका विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध करने वालों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, बहरे कानों तक धमाके की गूंज पहुंचाने के लिए बम भी नहीं था, लेकिन केवल एक ही चीज थी और वो उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। यही लिखी हुई टी शर्ट थी और इसी में बीजेपी की सिट्टी पिट्टी ऐसी गुम हुई कि पहले तो शांतिपूर्ण निरस्त्र कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और फिर कुछ को गिरफ्तार किया गया। अदालत में दिल्ली पुलिस ने उनकी तुलना नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों से कर दी, लेकिन शायद पीएम मोदी को खौफ इतना ज्यादा है कि अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस सीधे सवाल कर रही है और सीधे सीधे जनता से ही सवाल पूछ लिया है कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है ट्विटर पे, जरा उसको देखते हैं। कांग्रेस यहां लिख रही है कि इतिहास गवाह है, जी हां, इतिहास गवाह है, तानाशाह भी याद रखे जाते हैं और वो भी जिन्होंने डर के सामने झुकने से इनकार किया, यानी दोनों याद रखे जाते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा आईवाईसी अध्यक्ष यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेना बताता है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री और भाजपा की नींद उड़ा दी है। यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं बल्कि जनता की है और सबको मिलकर तय करना होगा कि उन्हें कैसा लोकतंत्र चाहिए। ये बात यहां कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में भी इंडियन यूथ कांग्रेस लिख रही है। दूसरी तरफ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अब आप और हम मिलकर यह तय करें कि हमें 2014 से पहले वाला लोकतंत्र चाहिए या उसके बाद वाला लोकतंत्र जो आज है, क्योंकि तब विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ यानी 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, उससे पहले विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ देशद्रोहियों जैसा सलूक नहीं होता था। इसीलिए अन्ना हजारे बार बार दिल्ली में आकर आरएसएस के मंसूबे कामयाब करने की सहूलियत उनको मिल जाती थी और वो हम लोगों ने देखा। खैर, निर्भया कांड के वक्त भी केंद्र और दिल्ली दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़कों पर तब भी उतरे थे और सरकार को विरोध सुनना और सहना पड़ा था। एक बार जेएनयू में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए गए और आयोजकों ने वहां के जेएनयू के प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज करने की बात कही तो मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था। यह सब 2014 के पहले वाला लोकतंत्र है दोस्तों। अभी तो आलम यह है कि आप वोट डालने जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि असल में वोट किसे पड़ा, और अब तो शायद यह भी पता नहीं कि वोट डालने का अधिकार भी कब तक आपके पास रहेगा। बिहार में 10-10 हजार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालने की शिकायत प्रशांत किशोर ने अदालत में की थी, आपको याद होगा। प्रशांत किशोर भी याद होंगे आपको। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह शिकायत अदालत में की तो उन्हें फटकार मिली कि जनता ने आपको नकार दिया, इसलिए यहां आ गए हैं आप और फिर से सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही अदालत अब फ्री बीज को गलत बता रही है। तो गलत और सही जब सत्ता की सुविधा से तय हो तब भी सोचने में आता है कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए दोस्तों। गलत और सही सत्ता के हिसाब से अगर तय किया जाने लगे, चाहे वो न्यायपालिका के जरिए हो या विधायिका के जरिए या कार्यपालिका के जरिए या संसद के अंदर सत्ता पक्ष के जरिए हो, बहरहाल कांग्रेस तो लोकतंत्र में विरोध के अधिकार को सही बताने के लिए बाकायदा तर्क दे रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद हरीश चंद्र मीणा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। कांग्रेस की एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चंद्र मीणा ने क्या कहा, सुनिए। सांसद युवा ने अपनी जो बात रखी वो कब रखी और कहां रखी, पहले तो युवा स्वयं बोलते हैं। अगर आप उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने, वो और जगह नहीं जाते, वो उनकी नहीं सुनेंगे अपने प्रतिनिधियों के मार्फत, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। युवा की तो आवाज है, वहां आप उसकी आवाज को नहीं सुनने को तैयार हो तो कहीं तो ये आवाज आएगी। और हमारे प्रजातंत्र की ये है कि जनता को अपनी आवाज रखने का हक है, प्रजातांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से रखने का। और वो क्या मांग रहे हैं कि हमारी स्थिति देखो, हमारी क्या हालत है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके माँ बाप इतना पैसा खर्च करके शहरों में, दिल्ली में यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब उस बच्चे को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा,
विदेशी कंपनियां आ रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, तो बच्चे कहीं तो कहेंगे। वो तो अपनी बात ध्यान आकर्षण कर रहे थे, इसमें व्यवधान नहीं डाल रहे थे। वो कितने 5 मिनट का प्रोटेस्ट था, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई सांप्रदायिक कोई बात नहीं हुई। वो ये ध्यान आकर्षण कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखो, हिंदुस्तान के युवा हम हैं और युवाओं को अधिकार है। ही हमारी प्रार्थना है आपसे। तो 5 मिनट का ये प्रदर्शन, लेकिन ये प्रदर्शन क्यों आखिर इतना नागवार गुजरा कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि लगातार यहां गिरफ्तारियां हो रही हैं। युवाओं की उम्मीदों को अगर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आवाज दे दी तो सरकार को बुरा लग गया। उसे बुरा तो यह भी देखकर लगा होगा कि जिन लोगों को बाबा की दुकान में बवाल मचाने से दीपक ने रोका था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था, आज राहुल गांधी से उसे मोहब्बत की दुकान की तरह वहां पर एक अलग ही पैगाम मिला। राहुल गांधी ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। आइए जरा देख लीजिए ये तस्वीर भी। राहुल गांधी के पास मोहम्मद दीपक पहुंचते हैं, दो भाई मोहम्मद के सिपाही, मोहब्बत के सिपाही, ये कांग्रेस पार्टी लिख रही है, दो भाई मोहब्बत के सिपाही। आप लोग जानते हैं मोहम्मद दीपक को, दीपक हिंदू हैं, लेकिन जब तोड़ फोड़ के लिए लोग आए तो इन्होंने कहा, मुस्लिम दुकान में, तो इन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। इसके बाद तस्वीरें वहाँ की कैसे पलटी, क्योंकि ये जिम चलाते हैं, जिम में भी तोड़फोड़ की गई, जिम को बंद करवाने की कोशिश हुई। इस मुलाकात के बाद दीपक ने, यानी मोहम्मद दीपक ने जो कुछ कहा है, आइए ज़रा उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के बाद दीपक। सुनिए। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, बस। थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है, बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आपको किसी तरह की धमकी मिल रही थी? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी, खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से, अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हालचाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक। तो सुन रहे थे आप यहां दीपक राहुल गांधी से मिलने के बाद अपनी बात रखते हुए। आपको याद दिला दूं कि बीते दिनों देश में 2-3 ऐसे वाकये हुए हैं जिनमें धर्म के नाम पर उपद्रव मचाने पहुंचे लोगों को स्थानीय लोगों ने भगा दिया, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र और मोहब्बत जिंदा रखना है, नफरत नहीं। आज राजस्थान में भी यूथ कांग्रेस ने मोहब्बत की ऐसी ही मिसाल पेश की है। दरअसल राजस्थान में पूर्व बीजेपी सांसद, जी हां, राजस्थान में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया गरीबों को कंबल बांट रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम महिला को उन्होंने उसके धर्म की वजह से दुत्कार दिया। पहले तो कंबल दे दिया, लेकिन उसके बाद पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तो उसने बताया कि मेरा धर्म इस्लाम है, मुस्लिम हूं मैं। इसके बाद इन्होंने पूर्व सांसद महोदय ने उस मुस्लिम महिला से कंबल ले लिया, दुत्कार दिया और कंबल ले लिया, कंबल देने से मना कर दिया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के लोगों ने उस मुस्लिम परिवार को कंबल देकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया है। ये तस्वीरें वहीं की हैं, जरा सुन लेते हैं क्या बातें हो रही हैं, सुनिए जरा। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम
सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं। लेकिन बात स्वाभिमान की थी, आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते। इसी के लिए ये कंबल लाकर देना कोई एक उस अपमान का बदला नहीं है। हम इन लोगों के साथ अपने स्वाभिमान की वजह से खड़े। आज इनके साथ अपमान हुआ, कल किसी और जाति विशेष के साथ अपमान होगा, वो अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आपकी जो ओछी मानसिकता है उसको आप अपने गुड़गांव तक सीमित रखो। ये टोंक सवाई माधोपुर आपका कोई राजनीतिक खेल खेलने का मंच नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में। और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक तो सुन रहे थे आप, यहां पर कंबल बांटने अगर पहुंचे सांसद महोदय सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने यहां गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कि एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला से आपने कंबल छीन लिया उनके हाथ में देने के बाद। तो कहानी यहां पर किस ढंग से बदलती है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि नफरत के बाजार में लगातार यहां पर इसी ढंग के लोग खड़े हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी की विभाजनकारी नीति का असर, या कहूं तो ओवरडोज, अब उतर रहा है और लोग असलियत पहचान रहे हैं। क्या यूथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी? क्या मोदी की घबराहट ने पुलिस को यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है? प्रोग्राम की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बयान को सुनाना चाहता हूं। दोनों बयान कल का है और आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसलिए यहां पर क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है नरेंद्र मोदी के बयान के इर्द गिर्द, उसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जरा पहला बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद पहले से कितनी नंगी है। सुनिए जरा। नीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा सीधा हमला करते हुए कांग्रेस पे मौका नहीं छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यह मौका क्यों आया, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मगर क्या यह गलत था? क्या यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट
शर्टलेस होकर, टी शर्ट उतारकर और उस टी शर्ट पर लिखा हुआ मोदी इज कंप्रोमाइज्ड, और उस जगह पे यह गलत था। अगर यह गलत था तो यह तस्वीर एक दिखाना चाहता हूं जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता भी शामिल हैं, और उस तस्वीर में आप बीजेपी के नेताओं को भी उसी ढंग से, उससे भी भयंकर ढंग से आप देखेंगे, क्योंकि यूथ कांग्रेस के 10-12, ये देखिए इसमें सबसे बीच में कौन है, पहचान रहे हैं आप? अगर आप हरियाणा से हैं तो जरूर पहचान रहे होंगे, अनिल विज साहब हैं। ये सारे बीजेपी के नेता हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं? चलिए हटा देते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, इसको हटा दो। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है, ये बीजेपी का झंडा है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं की आपके सामने हम रख सकते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को हम एडल्ट कार्यक्रम नहीं बनाना चाहते। अगर यूथ कांग्रेस के नेता, जो नीचे बनियान पहने हुए कुछ नेता उसमें नजर आ रहे हैं और टी शर्ट उतार के, और बहुत सभ्य रूप से, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। कई बार हम लोग पिछले 3-4 दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, एक ये तस्वीर देखिए, एक वो तस्वीर आपने देखी, वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर, अनिल विज साहब भी थे उसमें। तो ऐसे लोगों की तस्वीरों से आप साफ समझ में आता है कि यहां पर इसको भुनाने की कोशिश, भुनाने नहीं, दमन करने, दबाने की कोशिश, एक प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश में यहां नरेंद्र मोदी किस तरह खुद ही दबे जा रहे हैं, उसका नमूना आपके सामने पेश करूंगा इस पूरे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में। कैसे दब रहे हैं नरेंद्र मोदी, कैसे अपने ही बोझ, और बोझ क्या है, पुलिस का अत्याचार। आज उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया, समन भेजा गया पहले कि आपसे पूछताछ करनी है, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा कल 4 लोगों को गिरफ्तार कर, ऑलरेडी परसों गिरफ्तार कर आप ऑलरेडी उनको हिरासत में ले चुके हैं, और उनको 5 दिन की रिमांड पर ले चुके हैं। कोर्ट भी रिमांड पे उसे दे चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर आपका जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्या उसका हनन नहीं हो रहा है? ये सब कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर चर्चा करना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चाहें तो एक छोटी सी बाइट और दिखाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की बाइट, और कैसे मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। तमाम क्षेत्रीय दलों का नाम ले रहे हैं, और यहां पर विलेन सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, और वो है कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर आपको बैठना है तो जनता के दिल को तो जीतना होगा ही, लेकिन साथ साथ डीएमके, टीएमसी, बसपा, इन सब का नाम, सपा, इन सब का नाम क्यों ले रहे थे नरेंद्र मोदी साहब? ये जानने के लिए यहाँ ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ। हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट साथी देखिए इस वक्त 3 मौजूद हैं हमारे साथ। शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां आएंगे, शकील जी तो आंखों देखी बताएंगे, लेकिन जरा पहले आपकी टिप्पणी, ये गिरफ्तारियां यूथ कांग्रेस के, आखिर इन लोगों ने कौन सा ऐसा गजब काम कर दिया कि इतने परेशान हो गए हैं मोदी साहब? दिल्ली पुलिस धड़ाधड़, दिल्ली पुलिस और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह, बिहार में, सब जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। कैसे देखा जाए? आ रहे हैं कि कांग्रेस को शासन कैसे करना चाहिए था। शायद ये बताना चाहते हो मोदी जी कि इस तरीके से आपको शासन करना चाहिए था, आपने बहुत गलत तरीके से शासन किया, तो ये शायद समझाना चाहते होंगे।
लेकिन राजीव जी, ठीक है, शासन कौन किस तरीके से करता है, ये जो घबराहट है ये साफ तौर पर अब दिखाई पड़ने लगी है। और ये डर जो है ये मोदी जी का वो सामने आ रहा है राजीव जी। एक तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि साहब वो जैनजी के तरीके से, नेपाल के जैनजी के तरीके से भड़काने की कोशिश थी, तो इसका मतलब कि आपको ये आशंकाएं हैं कि देश के अंदर कुछ इस तरीके का माहौल बन सकता है। अगर ये आशंकाएं हैं, इसका मतलब कि आप ये जानते हैं कि देश के युवाओं के अंदर इस सरकार को लेकर आक्रोश है। इसको दिल्ली पुलिस अगर ये तर्क दे रही है तो इसको सरकार के इस कबूलनामे के तौर पर देखा जाना चाहिए कि सरकार को ये लगता है कि उसकी नीतियों को लेकर देश के युवाओं के अंदर कोई विरोध है और उसको किसी ना किसी तरीके से ये भड़काने का काम जो है ये यूथ कांग्रेस लोग कर रहे हैं, ये समझ में आता है। अब जो गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं, तो इन गिरफ्तारियों से क्या आगे आंदोलन रुक जाएंगे? क्या पहले गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां नहीं कराई थी? गिरफ्तारियों से जो लोग डरते थे राजीव जी, वो तो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, और वही लोग आज एक तरह से कहा जाए सत्ता में है। तो ये जो गिरफ्तारियों का डर दिखाने की कोशिश है, तो ये गिरफ्तारियों का डर दिखाकर आप आंदोलनों को रोक नहीं सकते। पहली बात तो ये है, आंदोलन बल्कि इन गिरफ्तारियों से और बढ़ा करते हैं, तो इसके एक तरह से कहा जाए कि इसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो और फिर ज्यादा होती है। और अब आप पूरे देश को बता रहे हैं कि इसके जरिए लगातार आप इस मसले को खींचकर कि किस तरीके से मोदी जी घबरा गए हैं और सरकार जो घबरा गई है। तो यही राजीव जी समझा सकता है। अगर मोदी जी घबराए हुए नहीं हैं और ये सरकार अगर घबराई हुई नहीं है, तो इतनी गिरफ्तारियों की आवश्यकता किस लिए है? आपने उदय भानु चिक को बुला लिया, आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जो लोग कार्यक्रम में थे आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। चलिए ठीक है, जो कार्यक्रम में थे आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या इससे पहले जैसे आपने दिखाया वो अनिल विज का, क्या उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी क्या इससे पहले? और राजीव जी, इस तरीके के आंदोलन होते रहते। कल ही मैंने जिक्र किया था वो मणिपुर का, कि वहां किस तरीके से महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। इसी दिल्ली में राजीव जी तमिलनाडु के किसान आए थे, उन्होंने निर्वस्त्र होकर जो था वो प्रदर्शन किया था, इसी सरकार के खिलाफ किया था। तो ये अगर इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो आप गिरफ्तारियों के जरिए इसको रोकने की कोशिश करें। उससे ज्यादा अच्छा ये होता कि आप अपनी नीतियों की समीक्षा करते कि आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसकी वजह से देश के अंदर इस तरीके के आंदोलन बढ़ रहे हैं। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का डर जो है वही सामने निकल कर आ रहा है। और जब जब राजीव जी सरकार डरती है, वो सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार हो, दुनिया में कहीं भी सरकार हो, सरकार जब जब डरती है तो उसकी परिणति जो है इसी तरीके के दमन चक्र में होती है। और ये राजीव जी एक तरीके से जो कहावत है कि दिया बुझने से पहले जो है लपलपाता है, तो ये दिया बुझने से पहले की लपलपाहट जो है ये सरकार की दिखाई पड़ती है। तो क्या मोदी जी समझ रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, या सरकार के ऊपर ज्यादा खतरे हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर उनको लेकर कुछ ज्यादा बेचैनी है? इस तरीके की अगर कुछ चीजें हैं तो ठीक है, उनको दबाने के लिए आप ये संदेश देना चाहते हैं। आपने यह गिरफ्तारी यूथ कांग्रेस के नेताओं की कराई, संदेश देना आप चाहते हैं अपनी पार्टी के अंदर नेताओं को जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हों। हो सकता है इस तरह की चीजें हों, हम इसके जानते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की चीजें हों कि आपके खिलाफ जो आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ हो रहा हो। क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का राजीव जी शुभ चिंतक होगा, वो सबसे पहले यही चाहेगा कि भाई पार्टी बची रहे और पार्टी का इकबाल जो है वो कायम रहे, पार्टी की बदनामी ना हो। अब मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो उससे तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है ये पार्टी की बदनामी हो रही है। तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर मोदी जी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हो, तो उसको दबाने के लिए भी इस तरीके का काम किए जा रहे हो। लेकिन राजीव जी, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस के इन 11 लड़कों ने पूरी की पूरी सरकार को जो है और उसकी जो पॉलिसीज थी उनको एक तरीके से निर्वस्त्र कर दिया है। अब इस पर जितना मोदी जी बोल रहे हैं, सरकार इस पर जितना ज्यादा काम कर रही है, उतना ही और ज्यादा सरकार निर्वस्त्र ही होती जा रही है और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है एक आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी के पास आना चाहता हूं जल्दी से। शकील जी, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? ये जो कुछ जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कांग्रेस कुछ और प्लान में है? जरा ये बताइए। एक बहुत शानदार मौका यहां कांग्रेस के हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की दमनकारी नीतियां जो हैं ये उजागर हो रही हैं, और इसको उजागर करने में कांग्रेस शायद ये मौका छोड़ना न चाहे। तो जरा वो क्या तैयारियां, ये बताइए। दूसरी तरफ इससे
सियासी तौर पर किसको फायदा किसको नुकसान, ये भी बताइए। राजीव जी, कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कई सांसद जो हैं वो एक साथ आए और उन्होंने अपने युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम इसको संसद में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। और जो उन्होंने सबसे खास बात कही वो ये कही कि जो प्रधानमंत्री इतना रिएक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ एक वाक्य के ऊपर, प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड, वो कंप्रोमाइज्ड हैं। और यह बात जब लड़कों ने कह दी तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आज कांग्रेस बिल्कुल साफ साफ सामने आई है, हर तरह की उसने मदद के लिए कहा है। उसने कहा है कि अगर जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं उनके पेरेंट को परेशान करा जाता रहा, उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पर दबाव डाले जा रहे हैं, तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, संसद से सड़क तक ये आंदोलन होगा। कांग्रेस जो है डरने वाली नहीं है। और उन्होंने इन सब आरोपों को गलत बताया जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं या गोदी मीडिया कह रहा है या भक्त कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेकार की बातें हैं। मूल मुद्दा जो लड़कों ने उठाया है वो उसका जवाब प्रधानमंत्री दे कि वो कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। अमेरिका के साथ जो डील करी है वो भारत की शर्तों पे की है या नहीं की है। राजीव जी, प्रधानमंत्री जी आज जो कह रहे थे उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस क्यों है? सभा पे नहीं, बीएसपी, फारूक अब्दुल्ला, डीएमके, सबका नाम ले दिया, टीएमसी जिससे भी लड़ रहे हैं, टीएमसी जी। उन्हें अगर डर है, उन्हें अगर खतरा है तो वो कांग्रेस से ही है, राहुल से ही है। यही बात है सारी की सारी। और कांग्रेस इस बात को पूरी ताकत के साथ उठा रही है। वो कहीं पे भी इसको लेके बैकफुट पे नहीं आई है। सब जगह ऐसे प्रदर्शन होते रहे हैं और हम किसी और का उदाहरण नहीं देंगे। हम तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देंगे, नरेंद्र मोदी का उदाहरण देंगे। मुंबई में जब 26/11 के हमले हुए, सुरक्षा बल हमारे, सरकार हमारी आतंकवादियों से लड़ रही थी वास्तविक रूप से आमने सामने, तब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे, देश और सुरक्षा बल का ध्यान भटका रहे थे। ये क्या था? अभी तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामला, वो तो 3-3 मामले थे। अंतर्राष्ट्रीय मामला भी था और देश की सुरक्षा का भी था और इसके साथ इस बात का भी था कि सारे देश का ध्यान भटक जाए जिसका फायदा आतंकवादियों को मिल जाए। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी कोई बात याद नहीं रहती। वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, मगर इनकी समझ में वही आते हैं और चलन में वही हैं। अमर सिंह की याद आ जाती है हमें। अमर सिंह कहते थे इन लोगों के लिए कि हम करें तो लंगोट ढीला, आप करो तो रासलीला। वही हाल है। ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एक शिक्षक सब्बरवाल की विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इनकी पूरी सरकार उसके साथ खड़ी हो गई थी, बीजेपी की थी। सबके सब जो है अदालत से बरी हो गए थे। यूथ कांग्रेस ने तो खाली प्रदर्शन किया है और उनके ऊपर गंभीर धाराओं के ऊपर केस दर्ज किया। उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, वहां सबके सब बाइज्जत बरी हो गए थे। नड्डा जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं बताऊंगा कांग्रेस को कि विपक्ष की भूमिका कैसे करना चाहिए। क्या बताएंगे वो? प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री के ही उदाहरण दे रहे, इससे नीचे का नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब प्रधानमंत्री यही बैठे, नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में वहां के अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यह बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो ये भारत में कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री देहाती औरतों की तरह बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी चुगली करते हैं जो उस विद्वान आदमी मनमोहन सिंह के लिए कह रहे थे। और किसका हवाला देके? नवाज शरीफ का हवाला देके, जो हमारे आतंकवादी पहुंचा रहा था।
उसका हवाला देके कह रहे थे। तो अब अमर सिंह की याद ना आए तो किसकी याद आएगी? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की प्रतिष्ठा सब दांव पे लगा देते हैं। और भारत का जो हमारा विपक्ष का नेता है वो किस तरह से इनका सम्मान करता है, इसका भी एक उदाहरण दे दें हम, फिर बात खत्म करते हैं अपनी। उन्होंने जब ये कहा था, डील की बात करी थी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद का पूरा सम्मान करते हुए, वहां मोदी जी प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं देहाती औरत के चुगलीखोर के, और राहुल कहते हैं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं कर सकता। पद की गरिमा का पूरा ख्याल, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से उसका कोई मुद्दा हो तो वो ऐसी डील कर सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? और तो आज कांग्रेस पूरी तरह साथ में आ गई है। उसने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, संसद में इस सवाल को उठाएंगे, और किसी भी तरह से हम जो है इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो असली मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। असली मुद्दा है जो इन छात्रों ने उठाया, देश की इज्जत को, देश की प्रतिष्ठा को बेचने का मुद्दा है। और आप नंगा होने की बात करते हैं, ये कांग्रेस के सांसदों ने कहा। नंगा तो आपने देश के युवाओं को कर दिया। उनका यह वाक्य था कि नंगा तो आपने देश के युवाओं को कर दिया। इसलिए आप जो कह रहे हो वो आप खुद को बचाने के लिए कह रहे हो। और आप खुद को क्यों बचा रहे हो? इसलिए कि लड़कों ने एक नारा लगा दिया, लड़कों ने अपनी टी शर्ट पे यह लिख दिया कि प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड। ये तीर निशाने पे लग गया। आंदोलन हमेशा होते रहे हैं, और ये जो बात कर रहे हैं विपक्ष में, तो सबसे ज्यादा ये रहे, सबसे ज्यादा आंदोलन इन लोगों ने किए। उस वक्त कभी ऐसी धाराएं लगती थी? हमें खुद याद है, सब लोगों को याद है। आजकल लोग बोलते नहीं है, डर बहुत ज्यादा है लोगों को। लड़कों को आंदोलन के बाद उनकी पीठ थपथपाते थे, कहा जाता था जाओ जाओ, चलो नेता बनोगे तुम, चलो भाग जाओ। गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता था, दिन भर प्रदर्शन होते थे, हर जगह प्रदर्शन होते थे। लेकिन ये इनका पाखंड है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। दो पैमाने अलग अलग रखते हैं। आज बात कर रहे हैं ये तमाम विपक्षी दलों की, सहयोगी दलों की। तो यहां एक बात हम कहना जरूर चाहेंगे, इतनी जल्दी क्या थी इन लोगों को इस प्रदर्शन की आलोचना करने की? कैमरा, कई नेताओं को हमने देखा कि कैमरा सामने देखा उन्होंने और कैमरे के अनुकूल बोलने लगते हैं। आप कैमरे के अनुकूल बोलने के लिए विपक्ष के नेता हैं कि जनता के अनुकूल बोलने के लिए विपक्ष के नेता हैं? जी। राहुल गांधी एक नेता है देश में ऐसे जो कैमरों के लिए नहीं बोलते हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए किसी को कैमरे के लिए। लोगों को बोलना चाहिए प्रो पीपल, जनता के लिए बोलना चाहिए जी। लेकिन ये मीडिया खुश हो जाए, मीडिया खुश होकर आपको क्या देगा? दरअसल मीडिया खुश नहीं होता है, खुश उसके पीछे बैठी हुई, उसको संचालित कर रही हुई बीजेपी होती है। आप मीडिया को कितना खुश करोगे? कभी कर नहीं सकते आप उसको खुश। आपको सच बोलना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री को यह मौका मिला है, वो ये कह रहे हैं कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो ये जरा इनको अपने गिरबान में झांक के जरूर देखना चाहिए कि राहुल एकमात्र नेता ऐसा है जो लड़ रहा है, तुम्हारी आवाज भी उठाता है, वो सबकी आवाज उठा रहा है वो। और जरा कल्पना कर लो, बड़ी खतरनाक कल्पना है कि अगर राहुल चुप हो जाए तो देश में क्या होगा? सारी संवैधानिक संस्थाएं चुप हो गई हैं, मीडिया चुप हो गया है। आप विपक्ष के दल जो हैं उनको एक करता है वो, इंडिया गठबंधन बनाता है वो, सबके साथ खड़ा होता है वो। और आज उसकी पार्टी का सवाल है, उसका व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आज वो दीपक से मिल रहा है, क्या मैसेज देने के लिए मिला वो दीपक से, उत्तराखंड के, कि सब इंसान एक हैं, कोई किसी को दबा नहीं सकता। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उसको मीडिया उठाएगा भी, लेकिन कांग्रेस इससे डर नहीं रही है। कांग्रेस इसको अच्छी तरह समझ रही है और इसके मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है इस मुद्दे पे। ये आज साफ दिखाई दिया जब
कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी भर्त्सना की और ये कहा कि हम लोग इसे संसद में उठाएंगे। 9 मार्च से आप जानते हैं संसद का बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होने वाला है और उसमें इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। मुद्दे कितने मिल रहे हैं प्रकाश जी, आप देख रहे हैं। एक तरफ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही थी उसमें जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो वो लेकर आए नरवणे की किताब। उसके बाद जब बजट पे चर्चा हुई, राहुल गांधी आए तो उन्होंने उसमें एप्स्टीन फाइल्स की बात की। नरवणे की किताब भी सामने लेकर रख दिए, राहुल गांधी ले आए और उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार कर लिया कि 3 से 4 बार मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि कांग्रेस का दावा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 9 बार मुलाकात हुई थी। अब उसके बाद 14 बार की बात भी आ रही है। कौन कितनी बार मिला ये नहीं पता। लेकिन इन सब के बीच अब ये यूथ कांग्रेस, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उधर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। 9 जजों की बेंच में से 6 जज इनके खिलाफ चले गए। उस दिन काफ़ी घबराए हुए, सकपकाए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें की स्थिति में हैं और अब वो जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के साथ। आजकल में जंग की शुरुआत हो जाए ये भी लगता है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ जो दूसरी जंग चल रही है अपने यहाँ, जिसमें नरेंद्र मोदी घबराए हुए क्यों नजर आते हैं, ये जो है आप जरा, हो सकता है मेरा देखने का नजरिया ऐसा हो कि घबराहट उनकी नजर आ रही है। आपका नजरिया जरा आपसे समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के 2 वक्तव्यों को आपने सुन लिया, आपने देख लिया कि प्रतिक्रियाएं क्या हुई। आप इंदौर में बैठे हुए हैं, इंदौर में क्या कुछ हुआ आपने देख लिया, भोपाल में क्या कुछ हुआ, और लगातार आप पूरे देश में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। इस मामले के बाद जो आपके ऊपर जो विजुअल चल रहा है उस मामले के बाद जरा समझना चाहता हूं इससे किसको नफा किसको नुकसान सियासी तौर पर। प्रकाश जी। जी धन्यवाद राजीव जी। जो हालात है इस पर बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है। वो शेर इस हालात में, देश के राजनीतिक हालात पर बिल्कुल सटीक है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। यानी जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो बताती है किस तरह देश को उदास कर दिया प्रधानमंत्री ने वक्तव्य देके। वास्तव में युवक कांग्रेस के लोगों को तो शुक्रिया कहना चाहिए प्रधानमंत्री का और बीजेपी के नेताओं का कि उनकी गिरफ्तारी हुई और दर्जन भर लोगों के आंदोलन से ही सरकार हिल गई और प्रधानमंत्री इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने लगे जैसे हमारे यहाँ, हमारे शहर में पार्षद लोग भी ऐसी भाषा नहीं बोलते, उस स्तर तक चले गए प्रधानमंत्री जी। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री इतने बौखलाए हुए हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के आला नेताओं ने और संगठन ने जो तरीका अपनाया वो ये कि AI समिट में जो बदइंतजामी हुई, भारत की जितनी भद पीटी, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि देखिए साहब ऐसा है जैसे घर में शादी हो और कोई हमारा पड़ोसी इस तरह बनियान पहनकर आ जाए विवाह मंडप में और बनियान भी उतार दे, इस तरह की बातें हो रही। तो मतलब ये कि बेचैनी है जिस बेचैनी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को सीधे सीधे स्वीकार करना चाहिए। आलोचना होती है, आप प्रधानमंत्री हैं, होने दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए कि हमारे AI समिट से हमें क्या मिला। लेकिन आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जो नारे हैं, जो जिसको एक खास मीडिया के लोग मंत्र बोलते हैं, मोदी जी का मंत्र, मोदी जी ने फलाना मंत्र दिया, मोदी जी ने ढिकाना मंत्र दिया। तो जो मोदी जी के मंत्र हैं उन मंत्रों की बात होती है और वो मंत्र कहां जाते हैं, क्या अंजाम होता है पता नहीं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ, मन की बात में जो सैकड़ों मंत्र वो देते रहते हैं हर हफ्ते। मतलब ये मंत्रोलाजी जो चल रही है मोदी जी की वो बड़ी अटपटी लगती है कि क्या बेचैनी है। आप अगर अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं, देश के भी कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। एक तो यह है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जो बातें हो रही है, जो ट्रेड, अभी तो अंतरिम व्यापार समझौता ही कहेंगे, इस ट्रेड डील को लेकर जो बातें हो रही है, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह ऊपर नीचे हो रही है, लोग इसको ट्रम्प डील की जगह
ट्रैप डील बोलने लगे, TRAP, ट्रैप डील, क्योंकि इसमें भारत के किसान, हमारी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता खतरे में है। जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर खतरा हो जाएगा। इस बात को लेकर चिंता है विपक्ष की, और सरकार उस चिंता का कोई सही जवाब नहीं दे पा रही है। लोगों को समझा नहीं पा रहे कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लोगों को बता नहीं पा रहे कि हम क्या हो रहे हैं। एक तरफा बयानबाजी होती है ट्रंप साहब की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आता। सरकार की ओर से बड़े घुमाव फिराव वाले बयान आते हैं। एक तो ये बात है भारत और यूएस की ट्रेड डील। दूसरी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से ट्रेड डील को ट्रैप बता रही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह कहा है कि हमें इस बारे में इंतजार करना चाहिए, देश को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये एक तरह का बिट्रेयल है। भारत के किसानों को बलिदान की बलि चढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो जो कह रहे हैं कि अमेरिका के किसान उससे फायदे में रहेंगे, लेकिन भारत के किसान फायदे में नहीं रहेंगे, इस बारे में सरकार कुछ कहती नहीं। कांग्रेस बार बार कहती रही कि डील को होल्ड पर रखिए, रीनिगोशिएट कीजिए, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स का क्लॉज हटे, किसानों के बारे में जो बात है वो स्पष्ट हो। सरकार बयान नहीं दे रही। तीसरी बात है कि सरकार जो है ये इवेंट की सरकार है। हम बार बार कहते हैं कि इवेंट की सरकार है। इवेंट करने को ये बड़ी उपलब्धि मान लो। भाई AI इम्पैक्ट समिट कर लेने को आप उपलब्धि बता रहे हैं, जो उपलब्धि नहीं है। अगर ऐसा होता तो शारजाह में, संयुक्त अरब इमारात में, जहां क्रिकेट के इतने बड़े आयोजन होते हैं, तो वो शारजाह के खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 होते, लेकिन वो नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ एक परंपरा डल गई है, गुजरात के देखा देखी, कि हर साल 1-2 क्या कहना चाहिए इन्वेस्टर समिट होते हैं, उनमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जिसकी कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा कुछ मीडिया वालों के पास जाता है विज्ञापनों के जरिए, कुछ इवेंट कंपनियों के पास जाता है, जो अधिकतर बीजेपी के नेताओं की। तो ये इवेंट की सरकार है। इस सब को लेकर जो AI समिट को लेकर जो प्रोटेस्ट था, सरकार को उसे गंभीरता से लेना था। इवेंट के बारे में ध्यान देते, कार्रवाई करते, फर्जी लोगों पर रोकते, चीनी माल के बारे में कहते रहते प्रधानमंत्री, और जो कहते हैं वो अलग बात है। एक और चीज है, अभी हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव होने वाले, और वहां कांग्रेस के विधायक एकजुट नजर आते हैं और बीजेपी उलझन में है, क्योंकि बीजेपी के उसमें क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ये बीजेपी को लेकर बड़ी चिंता है हरियाणा की। दिल्ली की नाक के नीचे हरियाणा है, वहां राज्यसभा चुनाव में हार जाएंगे तो क्या होगा। फिर एप्स्टीन फाइल और बिल गेट्स के बारे में जो बयान आए हैं वो भी बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा करते हैं। लेकिन आम आदमी को लगता है कि जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं थी। और मोहम्मद दीपक से जो मुलाकात नेता प्रतिपक्ष ने की, मुझे लगता है कि यह काम तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को उसे बुलाना था कि भाई क्या दिक्कत तुम्हें है, बताइए, हम हमारे देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। एक और किस्सा भी कि किसी को कंबल बांटा, गरीब को कंबल छीन लिया। ये सारी बातें एक उस मानसिकता को दर्शाती कि लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। अगर उन नेताजी ने किसी को कंबल दिया और जाति पूछकर कंबल लिया तो मुझे लगता है कि एक आपराधिक कृत्य है ये, क्योंकि आप देश में विभाजन की बात कर रहे हैं। अभी उज्जैन में हमने देखा कि वहां जैन परिवार की मिठाई की दुकानें, वहां बिल्कुल रमजान के महीने में रोजा खोलने के लिए लोग मिठाइयां ले रहे हैं। कहीं मैंने देखा कि श्री राम मिठाई भंडार पे कई लोग टोपी लगाए रोजा खोलने के लिए सामान खरीद रहे हैं। तो देश में जो भाईचारा उसे बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस जिम्मेदारी से चूक रही है और बेजा हरकतें करने वालों पर रोक नहीं लगा रही है। प्रधानमंत्री के बयान संतुलित नहीं है। राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयान संतुलित नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी का बयान भी आ गया है। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उन्होंने बयान अपना वक्तव्य जारी किया है और उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी जी आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं।
ये ट्वीट किया उन्होंने, राहुल गांधी ने। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स में आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया, ये शर्म की बात है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और राहुल गांधी को सुनते हैं। सीधे सीधे हमलावर, शर्म किसको आनी चाहिए ये बता रहे हैं, और शर्म की बात कौन करता है और शर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस के बब्बर शेरों को इन्होंने कह दिया डरना नहीं है और एक कदम पीछे नहीं हटना है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी का इससे पहले इतना ओजपूर्ण वक्तव्य, बयान, 1.5 मिनट का, 1 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो है, आपने सुना था क्या? राहुल गांधी ने बहुत भाषण दिए, बहुत कुछ कहा, बहुत ओजस्वी होकर उन्होंने, बहुत ज्यादा वहां कई बार उग्र होकर भी उन्होंने अपने बयान दिए, लेकिन यहां संतुलित, लेकिन यहां ओज है इनके बयान में, वो साफ दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि आपको, कांग्रेस के बब्बर शेरों, आपको डरना नहीं है, 1 इंच भी पीछे हटना नहीं है। क्या माना जाए? और तमाम मसलों को, और साफ साफ कह रहे हैं कि मामला एप्स्टीन फाइल्स का है, मामला ट्रेड डील का है, मामला नरवणे की किताब का है। प्रशांत जी। राजीव जी, कुछ और भी है, और जो देश की राजनीति में एक नयापन दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 दिन में, वो ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग इधर उधर हो जाए, वो किस पे कर रहे हैं? कोई राहुल गांधी का बयान नहीं है, कोई स्टालिन का बयान नहीं है, किसी बड़े कांग्रेसी नेता का नहीं, कुछ नहीं कह दिया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता चला गया जी टी शर्ट पहन के। तो अब मोदी जी कांग्रेस के कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। ये नयापन है पॉलिटिक्स में। दूसरी बात कि खुद मोदी जी ये कह रहे हैं, अगर उनके भाषणों का आप पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, कि टी शर्ट का आइडिया तो जबरदस्त था। टी शर्ट तो राहुल गांधी भी पहनते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं राजीव जी होती है जो देश की राजनीति को एक दिशा दे देती हैं। कोटद्वार की घटना, जिसमें वो दीपक कुमार, जिम चलाने वाले, और उन्होंने अब दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि
लगता है मेरा वीडियो डाउन है क्या? नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बीच में हुआ था डाउन लेकिन अभी ठीक हाँ। है जी। तो जिस तरीके से कोटद्वार की घटना सामने आई है, कोटद्वार की घटना, और अब ये टी शर्ट जो युवा कांग्रेस के नेता चले गए एआई समिट में, इन दोनों घटनाओं ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। और अब मोदी जी बिल्कुल एकदम जो है वो जिसको कहें कि बहुत ही नाराजगी में और आपा खोने की स्थिति में उस तरह उन्होंने पूरा भाषण दिया। और कितना बचकाना भाषण है कि कह रहे हैं कि जी वो कांग्रेस को अलग थलग कर दो। मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया है। ये विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया है जी। तो इसको क्या विपक्षी पार्टियां ये मान लेंगी कि बड़ा गड़बड़, मोदी जी ठीक कह रहे हैं? और संदेश वो दे रहे हैं 63% वो लोगों को, 64% लोगों को जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उनको कह रहे हैं कि हमसे लड़ने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है केवल, बाकी और पार्टियां कोई लड़ रही हैं। तो ये कोई बहुत ही जल्दबाजी में, और देखिए नाराजगी और गुस्से में जब आप कोई चीज करते हैं तो गलतियां करते हैं। दूसरी बात, जो मोदी जी जिस ब्रीड के पॉलिटिशियन है, जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो, और जो उनका अब तक का जो क्रियाकलाप है, देखिए मोदी जी उस तरह के व्यक्ति हैं कि जिनको आप शर्मसार करके नहीं हटा सकते। वो इस मामले में नॉन बायोलॉजिकल है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, उसके खिलाफ इतनी बातें होंगी, उसको उलझन पड़ेगा, वो उसके मंत्रियों के नाम एब्स्टीन में आ जाएंगे, जिसका नाम आया उसी को बर्थडे विश भी कर रहे हैं। तो वो साबित करते हैं बार बार कि देखिए आप मुझे शर्मसार नहीं कर सकते, आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने जो तरीका अपनाया वो लगता है, हम लोग 2 दिन से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का तीर जो है वो निशाने पर लगा। अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, बहुत बड़ी रिकवरी की है राजीव जी, आपने देखा होगा जी खबरों में। उन्होंने टी शर्ट बरामद की है युवा कांग्रेस के लड़कों से, कार्यकर्ताओं के यहाँ से उन्होंने टी शर्ट बरामद की है। कितना हास्यास्पद है ये सब चीजें कि आपने जो है वो इतना भारी भरकम आपने हथियार बरामद किए हैं, टी शर्ट। और इससे होगा ये कि जो थोड़े बहुत जो कंफ्यूज लोग हैं, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बुरा लगा था, उनको लगा था कि नहीं ये ठीक नहीं किया। हमारे भी कोई मित्र लोग इस तरीके की व्यू रखते थे। उन सब लोगों को अब क्या होगा कि जब आप गिरफ्तारियां करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, टी शर्ट की बरामदगी दिखाएंगे, तो मजाक भी उड़ेगा और वो जो लोग आपके साथ थे अब वो भी साथ छोड़ेंगे। दूसरी बात जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि राजनीति में एक डिसरप्टिव आइडिया होता है, एक खलबली मचाने वाला आइडिया होता है। वो खलबली मचाने वाला आइडिया नए राजनीति को जन्म देता है। बीजेपी ने भी किया कई बार। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी का आइडिया था, और आज भी अगर जो बीजेपी की सरकारें हैं या मोदी जी भी हैं, तो वो गोविंदाचार्य के डिसरप्टिव आइडिया जो था सोशल इंजीनियरिंग का, उसकी वजह से, हिंदुत्व की वजह से नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीतती है, बीजेपी चुनाव जीतती रही है सोशल इंजीनियरिंग पे। अब तो खैर वो ज्ञानेश कुमार से चुनाव जीत रही है, लेकिन अब तक तो एक डिसरप्टिव आइडिया जो है वो लंबे समय तक काम करता है। वीपी सिंह ने डिसरप्टिव आइडिया दिया था। ये जो विरोध का नया तरीका कांग्रेस लेकर आई है, ये डिसरप्टिव आइडिया, इस पे मोदी जी ने मोहर लगा दी है। मोदी जी ने मेरठ से कल क्या संदेश दिया है? अगर कांग्रेस उस संदेश को समझ पाए
मोदी जी का संदेश बड़ा साफ है कि आप पूरे युवा कांग्रेस को ये टी शर्ट पहनवा दी। मोदी जी का संदेश यही है कि मैं इससे परेशान हो रहा हूं, अब कांग्रेस पार्टी ये टी शर्ट छपवाए। यही तो कहना चाहते हैं वो। भाई अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और आपने ये दिखा दिया कि मैं इससे परेशान हूं और आप दूसरी विरोधी दल आपका परेशान करना चाहता है, तो आपने बता दिया ना कि ये टी शर्ट मुझे परेशान कर रही है जी, तो आप छपवाइए। तो एक बड़ा रोचक दौर है राजनीति का, राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक रोचक दौर है। जरा एक बार और दिखाना चाहता हूं मैं राहुल गांधी के इस बयान को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना अग्रेसिव नोट पर राहुल गांधी पहले 1.5 मिनट 1 मिनट 50 सेकेंड का जो उन्होंने अपना बयान दिया है, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आखिर राहुल गांधी यहाँ से अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, यूथ कांग्रेस के नेताओं को, एनएसयूआई को, इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। और अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है यहाँ राहुल गांधी के शब्दों से, उनकी बातों से लगता है। सुनिए एक बार, फिर आते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, अमलेंदु जी के पास आते हैं, फिर सुनते हैं पहले राहुल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। संविधान के लिए लड़ते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। और जी प्रशांत जी, जी राहुल गांधी जो राजीव जी कह रहे हैं, उस पर सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अमेरिका जो ट्रेड डील बात करने ब्यूरोक्रेट्स की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम जा रही थी, वो टीम अब नहीं जा रही है। जी, वेट करेंगे कह रही है टीम, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। ये इंतजार 6 महीने से कर रहे थे, अचानक आपने इंतजार को छोड़ दिया और फिर आनन फानन में आपने ट्रेड डील कर लिया। और उसके बाद फिर, जबकि ये जानते हुए कि 10 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना, 2 फरवरी को ट्रेड डील के लिए आप, क्योंकि 2 फरवरी को ही राहुल गांधी का भाषण होता है। आप देखिए, कोइंसिडेंस है या कुछ और है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। 2 फरवरी को राहुल गांधी भाषण देते हैं, जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करते हैं और उसी शाम को अचानक उधर से अमेरिका से ट्वीट आता है, मैसेज आता है कि भारत ने ट्रेड डील कर लिया, भारत के साथ हमने एक ट्रेड डील कर लिया, साइन कर लिया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। और प्रशांत जी, हम और आप बहुत, और साथ में शकील जी, हम लोगों ने तो बहुत नज़दीक से देखा है, वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर तमाम कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट होते हैं, मैनेज किया जाता है। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ पर राहुल गांधी के इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, देखिए, जो काम यूथ कांग्रेस के लड़कों ने शर्ट उतार कर किया, राहुल गांधी ने वो काम बिना शर्ट उतारे कर दिया। सरकार को निर्वस्त्र करना था, वो राहुल गांधी ने सरकार को फिर निर्वस्त्र कर दिया।
और ये मौका जो है वो मोदी जी ने उपलब्ध कराया। भाई आप जिस तरीके से अब यूथ कांग्रेस के लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करा रहे हैं, उसके बाद ये तो चीजें और बढ़ेंगी, ऐसा थोड़ी कि तब रुक जाएंगी। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि आपके ये जो कारनामे हैं पुलिस के जरिए, ये रुकेंगे नहीं, ये और बढ़ेंगे। अब राहुल गांधी ने तो राजीव जी खुलकर कह दिया कि एपस्टीन फाइल्स में आपका नाम है, आपके मित्र का नाम है, आपके स्ट्रक्चर जो उस पर हमला है, अडानी के जो केस चल रहे हैं, साफ तौर पर कहे जा रहे हैं। और जो बड़ी बात कही है राजीव जी, मुझे लगता है उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि मोदी जी आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। और राजीव जी ये मोदी जी के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है थकान, कि रात को मोदी जी सो नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के श्रीमुख से जो विष्ठा निकली है वो राजीव जी इसी का प्रमाण है कि मोदी जी रात को सो नहीं पा रहे हैं और जुनून में जाने क्या क्या पक रहे हैं। तो ये साफ समझ में आ रहा है। तो राहुल गांधी का जो ये हमला अब जो किया है राहुल गांधी ने इसके बाद, तो मुझे लगता है राजीव जी इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। और प्रधानमंत्री अगर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा फंसते चले जाएंगे, चीजें और ज्यादा खुलकर सामने आती चली जाएंगी। आप राजीव जी, बेहतर तो ये था कि प्रधानमंत्री तुरंत हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा लेते और कहते कि भाई अब जब तक इस पे कोई जांच नहीं होगी और इसके परिणाम नहीं आएंगे तब तक हम इनको मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। राजीव जी आपको याद होगा कि हवाला केस के अब में आरोप लगा था आडवाणी जी के ऊपर। इन्हीं की पार्टी के नेता थे, लौह पुरुष थे, इन्हीं के गुरु थे, जिनको थता बताकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उन आडवाणी जी ने कहा कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, मतलब इसमें फैसला नहीं आया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आडवाणी जी ने मतलब जब तक वो नहीं आया तब तक दूर रहे। शरद यादव ने भी कहा। तो इस तरीके से जो नाम आते हैं तो आप एक जो थे एक स्थापित कर सकते थे कि भाई देखिए हमारी सरकार तो बड़ी पाक साफ है और हम एकदम पाक साफ हैं, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मोदी जी की अच्छाई राजीव जी ये है कि मोदी जी अपने हर बुरे से बुरे आदमी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अब ये मोदी जी की कोई कमजोरी है कि बुरे लोगों के पास मोदी जी की कुछ बुरी बातें हैं, या मोदी जी की अच्छाई है कि वो अपने बुरे लोगों के साथ भी खड़े रहते हैं, ये तो मोदी जी जाने। लेकिन वो खड़े रहते हैं लगातार। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, अडानी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो वो खड़े रहते हैं अपने ऐसे लोगों के साथ मजबूती के साथ। ये उनकी, मैं तो एक अच्छाई के तौर पर देखता हूँ। और फिलहाल मैं अच्छाई के तौर पर देख रहा हूँ कि हरदीप सिंह पुरी के साथ मोदी जी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जब तक कि और फाइलें नहीं आ जाएं, और लोगों के नाम नहीं आ जाएं, तब तक देखते हैं कि मोदी जी जो है वो हरदीप सिंह पुरी के साथ इसी तरह से खड़े रहेंगे। अब जब अगर और लोगों के नाम आ जाते हैं अगले, अभी जो फाइलें और आनी है, तब देखना होगा कि किस किस के साथ मोदी जी साथ में खड़े होते राजीव जी, ये देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो अपना ये वक्तव्य जारी किया है राजीव जी, इसने सीधे सीधे मोदी जी का जो अस्तित्व है उसके ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया है। उन लड़कों ने तो मोदी कंप्रोमाइज जो है वो लिखा है केवल। अच्छा, जो प्रशांत जी सुझाव दे रहे थे राजीव जी, बड़ा अच्छा सुझाव है। अगर ये मान लीजिए पोस्ट ये पहनकर 10-20 लाख लोग सड़कों पे निकल जाएं कि मोदी कंप्रोमाइज, तो कितनी गिरफ्तारियां कराएंगे मोदी जी? कितनी गिरफ्तारियां कराएंगे? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ लोग निकल सकते हैं पहन करके, मोदी कंप्रोमाइज। तो ये जो दावत है वो मोदी जी खुद दे रहे हैं। अच्छा राजीव जी, एक बार लगा था कि वो चौकीदार चोर है, तो सबने लिख दिया कि मैं भी चोर, अपने उस पे ट्विटर पे सबने लिखा कि मैं भी चोर। अब कोई नहीं कह रहा मैं भी कंप्रोमाइज, लिखो सब मैं भी कंप्रोमाइज, मजा आ जाए। सब लिखे कंप्रोमाइज, सबने लिखा था ना मैं भी चोर। तो अब लिखो सब कि मैं भी कंप्रोमाइज। तो लेकिन राजीव जी इस बार मामला ज्यादा ही फंस गया है। और अभी तो जो चीजें सामने आई हैं वो कम आई हैं, मुझे लगता है शायद कुछ और ज्यादा चीजें होंगी जो सरकार में बैठे हुए लोगों को मालूम हुई। राजीव जी देखिए, जिसके पर्चे वहां जमा हैं उसको तो मालूम है ना किस किस के पर्चे वहां जमा है। हमें ये आपको तो नहीं मालूम है, देश को ही तो नहीं मालूम है। देश को तो वही जो 30 लाख पर्चे सामने आ गए उनसे मालूम पड़ा कि हरदीप सिंह पुरी है उसमें। लेकिन बाकी जिनके पर्चे जमा हैं उनको तो मालूम है ना कि उनके पर्चे जमा हैं, बाकी देश को मालूम है ना मालूम हो। तो अब किस किस के पर्चे जमा है राजीव जी, किस किस के क्या क्या मोदी जी के ऊपर दबाव हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है वास्तव में राजीव जी मोदी जी रातों को नहीं सो पा रहे हो, पता नहीं किस किस के पर्चे अब निकल कर सामने आने हो। तो दबाव तो एक साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजीव जी कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है तो वो ऐसे दबावों के बीच जो है
वो अपना मानसिक संतुलन ठीक करके रखता है। देखिए राजीव जी ने तोड़ी एनसीपी जब पवार वाली और ले गए अजीत पवार ने 5 बजे शपथ ले ली थी। शरद पवार ने उसमें क्या कहा? भाई शरद पवार बातें कर सकते थे। शरद पवार ने कहा मैंने ऐसे झंझावात झेले हैं और निपट लूंगा, आपने दीजिए। नहीं, शरद पवार पॉलिटिकल व्यक्ति थे, वीडियो डाउन हो रहा है जी पॉलिटिकल व्यक्ति थे तो वो इस मामले से निपट लिए। लेकिन मोदी जी चूंकि पॉलिटिकल आदमी शायद नहीं है, निपट नहीं पा रहे उसे और घिरते ही चले जा रहे हैं। में राजीव जी आदमी चलिए आपको रोकना पड़ेगा, तो जितना निकलने की कोशिश करता है तो वो ऐसे ही फंसता चला जाता है। जी अमलेंदु जी, बिल्कुल जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, राहुल गांधी के इस वक्तव्य पे क्या कहेंगे आप? राजीव जी, बहुत सही टाइम पे राहुल गांधी सामने आए हैं और गेंद जो है नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दी। बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और अब इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। मोदी जी, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है। पहले भी कह चुके हैं राहुल ये बात, और ये कह चुके हैं कि उन्हें खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह जोर देके कहा है, जब आमने सामने बात ही हो रही है तो अब मोदी जी इसका जवाब दें कि उनका नाम है या नहीं है। नाम है तो किस संदर्भ में? अब हरदीप पुरी और अनिल अंबानी पीछे हो गए। तो ये आज नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है राहुल गांधी ने दे दिया। और देखिए, देश को बेचा है, ये बोला है, देश को पूरा का पूरा बेच दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करिए, सबके सब फैक्ट हैं, तथ्य हैं, और यही उन लड़कों ने उठाया था। लड़के यही तो कह रहे थे ना, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप तो सिर्फ कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेता जो है वो ये कर रहे हैं। अभी जो है ये जो सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा किसी को क्रमवार तरीके से इनके सामने रखना चाहिए, मगर मीडिया जो है वही पूरा का पूरा हॉस्टाइल है। कौन रखेगा? अभी जो है इन लोगों ने जो आज बोल रहे हैं कि वही बात याद आती है हमें कि दूसरों के लिए कुछ और पैमाने, अपने लिए कुछ और पैमाने। ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, क्या जिला स्तरीय खेल थे? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेल थे जो इन्होंने विरोध किया था 2010 में। आज 2026 चल रहा है और जिसमें 12 साल आपकी सरकार के हो गए। क्या हुआ? सबको क्लीन चिट मिल गई है अदालत के जरिए, कलमाड़ी सहित, कि कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। और मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मीडिया को देखना चाहिए, ये जनता को देखना चाहिए। अभी G20 में 3 साल पहले G20 में मोदी जी क्या बोल रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की कांग्रेस ने बदनामी करा दी। कौन सी बदनामी करा दी? इतना अच्छा आयोजन हुआ, और जो आप आरोप लगा रहे थे, जिन आरोपों के जरिए आप प्रधानमंत्री बन गए, एक नकली आंदोलन खड़ा किया, एक नकली आदमी अन्ना हजारे को सामने लाए, और आपने क्या सिद्ध किया? देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर सीबीआई पहुंचा दिया आपने। क्या साबित हुआ? तो ये सब जो है किसी को ठीक तरीके से उठाना चाहिए। आप मीडिया को भूल जाइए, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मीडिया उसी को दोहरा रहा है जी। राहुल ने जो जवाब दिया है उसको नहीं दिखा रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अभी हम बता रहे थे आपको, शाम को 3:30 बजे कांग्रेस की, उसमें मीडिया साफ साफ कह रहा था वह कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के ऑफिस में बैठ के, कि जो राष्ट्रद्रोही काम किया है कांग्रेस ने। यह हालत है। स्वीपिंग रिमार्क्स जो मोदी जी कह रहे हैं वही मीडिया कह रहा है। तो इन सब का जवाब अब कांग्रेस को ज्यादा आक्रामक तरीके से देना होगा। राहुल ने आज दिया है, बस सिर्फ राहुल के कहने से कुछ नहीं होता। ये जो हिपोक्रेसी है, इस हिपोक्रेसी का मुकाबला जो है कांग्रेस को पूरे दम से करना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि किस तरह अपनी बात वो लोगों तक पहुंचाए, और अगर लोगों तक नहीं पहुंचाएगी वो बात, तो उनकी बात आती है, क्योंकि उन्हें इशू को डाइवर्ट करना आता है। इशू कुछ और था। इशू था कि अमेरिका के साथ राहुल ने कहा ना कि हम लड़ेंगे किसके लिए? किसान के लिए, मजदूर के लिए। आपने देश को बेच दिया, आपने गारमेंट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, आपने देश की को। और आप क्या मुद्दा ले आए? आप ले आए कि देश की बदनामी हो रही है। आप जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तब कर रहे थे तो देश की बदनामी नहीं हुई। आप जब
26/11 हो रहा था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे, तब देश की बदनामी नहीं हो रही थी। देश की बदनामी अब हो रही है। और आज अखबारों में हेडिंग हम देख रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से देश की बदनामी। पूरा का पूरा जो है एमएसएमई, इसका जिक्र किया आज राहुल ने, बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा रोजगार देता था एमएसएमई और गारमेंट इंडस्ट्री। तो इन सब का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सहयोगी दल हैं, जो विपक्ष के, उन्हें सोचना पड़ेगा। वो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि आज वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि मोदी जी ने तारीफ कर दी। ये मोदी जी की तारीफ जो है, मोदी जी इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के विरोध में उन्हें उकसा रहे हैं। आप हो जाइए, चले जाइए मोदी जी के साथ। कुछ लोगों ने जाके देखा ना, खत्म हो गए ना। पंजाब में अकाली खत्म हो गए, वहां पे चंद्रशेखर थे, वो खत्म हो गए, सारे लोग खत्म हो गए। आप चले जाइए। लेकिन अब लड़ाई सीधे सीधे मोदी वर्सेस राहुल में हो गई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में हो गई है। तो सहयोगी दलों को तय कर लेना चाहिए कि उनका साथ किसके साथ है। ममता बनर्जी अभी भी चुनाव लड़ रही हैं वहां पे बंगाल में, और ममता बनर्जी की मोदी जी तारीफ कर रहे हैं। क्या संदेश जाएगा, ये ममता बनर्जी को देखना है। कांग्रेस का वहां कोई स्टेक नहीं है, कांग्रेस का वहां कोई दांव नहीं है। कांग्रेस का दांव या राहुल गांधी का दांव देश का है, जो आज बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने सामने रख दिया कि एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। मतलब राहुल हटने वाले नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा था कि राहुल पे इतने आक्रमण कर दो तो राहुल पीछे हट जाएंगे, राहुल ने सामने आके बता दिया कि राहुल पीछे हटने वाले नहीं है। और मुद्दा ऐसा है कि अगर इस वक्त जनता तक सारी बातें पहुंच जाए तो जनता खुद खड़ी हो जाएगी। बचा क्या है, सब बेच दिया आपने। तो इस वक्त जो है कांग्रेस को समझना चाहिए और अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, कैसे उनकी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, ये कांग्रेस को सोचना है। जी राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रकाश जी आपके पास। आप राहुल गांधी के इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं, कितना काउंटर कर पाए हैं अपने इस बयान के जरिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कल के भाषण को, और जिसमें वो तमाम विपक्षी दल खासकर रीजनल पार्टियों का नाम ले रहे थे, टीएमसी का नाम ले रहे थे, एनसी का नाम ले रहे थे, उमर अब्दुल्ला की पार्टी फारूक अब्दुल्ला का जिक्र कर रहे थे, और उसके अलावा बसपा का जिक्र कर रहे थे, वो डीएमके का जिक्र कर रहे थे। ये इन सब का जिक्र करके क्या करना, क्या कहना और क्या पाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन राहुल गांधी कितना काउंटर कर पाए। नरेंद्र मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी हमें जिससे लड़ना है, कांग्रेस पार्टी ही है जो हमें टक्कर दे सकती है, क्योंकि ये सारे दल तो हमारे जैसे ही हैं। ये इशारा करना चाहते होंगे, शायद मोदी जी ये कहना चाहते होंगे कि भाई ये तो बड़े भले लोग हैं, इनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन कांग्रेस है जो हमारे खिलाफ और हमारे खिलाफ बोलती है। दो बातें बीजेपी के बारे में बहुत उल्लेखनीय है, आप बहुत ध्यान से देखिए। एक तो है कि बीजेपी कोई भी अभियान चलाने के पहले, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से वो अभियान चलाती थी। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों को अपने पास करती थी, जैसे सीएजी के प्रमुख को उन्होंने अपने पास किया और आरोप लगाए कि 2G 3G फलाने जी ढिकाने जी, तमाम वो आरोप लगाए। वो आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी आरोप लगाने के पहले एक बड़े षड्यंत्रपूर्वक तरीके से पूरी भूमिका बनाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा बीजेपी का तरीका यह है कि वो लोगों का ध्यान एकदम डाइवर्ट कर देती है। AI समिट में जो बदइंतजामी हुई, जो अरबों रुपए खर्च किए गए, इनोवेशन खरीदा नहीं जाता, इनोवेशन की कोई चीज खरीदी नहीं जाती, इनोवेशन किया जाता। चीनी कुत्ता खरीद के आप इनोवेशन नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, देखिए साहब इन्होंने कैसे कपड़े पहन के प्रदर्शन किया, कैसा प्रदर्शन किया, देश की नाक कट गई। जो सम्मेलन में अव्यवस्था रही, 6 घंटे मोदी जी के चक्कर में पूरा सम्मेलन अस्त व्यस्त रहा, लोगों का सामान चोरी हो गया, पूरा दिल्ली जो है परेशान रहा, उस सब बारे में कोई बात नहीं। वो दर्जन भर लोगों ने देखिए
अपना टी शर्ट उतार दिया, अपना टी शर्ट उतार दिया और आंदोलन किया, देश की इज्जत चली गई। यानी अगर 1 दर्जन लोग आंदोलन करें तो देश की इज्जत चली जाती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग परेशान हो जाएं, पूरी दुनिया से आए 2.5 लाख लोग परेशान हो, 35,000 प्रतिनिधि परेशान हो जाएं तो कोई बात। मोदी जी हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, और मोदी जी वहां पे बड़े बड़े भाषण देंगे। जब मोदी जी को वहां जाना क्यों था, और जाना था तो उनको वो ऑनलाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको हर जगह दिखना जरूरी है, भाषण देना जरूरी है, मीडिया में छाए रहना जरूरी है, पूरी दुनिया को ये बताना कि ये जो जश्न हो रहा है शादी का, ये मेरे कारण हो रहा है, ये शादी में जो बालूशाही बट रही है वो मेरे कारण बट रही है, ये मोदी जी का फार्मूला है, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, ये बताने की तमन्ना है। अब लोग परेशान हो जाए कोई बात नहीं, ये बीजेपी की स्टाइल। जी जी, बीजेपी की स्टाइल। लेकिन क्या इस स्टाइल पर यहाँ राहुल गांधी ने चाबुक चला दिया है, ये कहें, या राहुल गांधी लेकिन सबसे बड़ी चीज़, वही सवाल आपके पास भी लेके आना चाहता हूँ प्रशांत जी, कि नरेंद्र मोदी इन पार्टियों का नाम सोच समझ के लिए हैं, रीजनल पार्टियों का नाम, क्या फ़ायदा? डीएमके से चुनाव वहाँ डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, फिर मतलब 2 पार्टियां तो इम्पोर्टेंट है ही जिसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इनका नाम लेने का मतलब क्या था? जी आ रही आवाज। ममता बनर्जी हो या पश्चिम ये तमिलनाडु में डीएमके हो, ये सारे वो लोग हैं जिनको मोदी जी से ज्यादा पॉलिटिक्स आती है, और ज्यादा पॉलिटिक्स उन्होंने की है। मोदी जी का चुनाव किया कॉर्पोरेट ने उनको सजा के खड़ा कर दिया, जैसे खेत में बिजू का खड़ा किया जाता है। वो स्वतः नेता नहीं बने हुए हैं। स्वतः जो नेता बनता है, नेता की एक जर्नी होती है। आपको कभी याद है 2014 से पहले या 2002 से पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मोदी जी की कोई एक तस्वीर, कोई एक फोटो, कोई एक न्यूज कि मोदी जी ने कभी कोई धरना दिया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, कभी जेल गए हो, थाने भी गए हो, नहीं गए। तो ये उस स्तर के थे ही नहीं। तो कॉर्पोरेट ने उनका चुनाव किया और ये बाय डिफॉल्ट नेता बन गए। तो जो डीएमके के लोग हैं, जो ममता बनर्जी, ये तो इवॉल्व होके नेता बने हैं और बहुत राजनीति में चतुर प्राणी है। उनको आप ये समझा रहे हैं, कोई दो कौड़ी का कोई स्पीच राइटर जो एक लक्ष्यदार भाषण लिखता है, वो तय करेगा कि डीएमके अपनी पॉलिटिक्स कैसे कर रही है और ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं। आपने गोदी मीडिया को हेडलाइन देने के लिए सस्ती स्पीच पढ़ डाली मेट्रो का उद्घाटन करते वक्त। तो क्या डीएमके स्टालिन, जिनकी उम्र बीत गई पॉलिटिक्स करते हुए, ममता बनर्जी की उम्र बीत गई पॉलिटिक्स करते हुए, उनकी राजनीति वो स्पीच राइटर तय करेगा? नहीं भाई, जो गलत संदेश दे रहे हैं। और उसमें देखिए समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, आरजेडी का नाम नहीं लिया। तो आप बहुत ही कंफ्यूज हैं इस वक्त। और मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूं कि वो डरे हुए हैं। वो लोकसभा में नहीं आए, वो यहाँ नहीं आए। और अमरिंदु जी, टी शर्ट का आइडिया मैं नहीं दे रहा हूँ, टी शर्ट का आइडिया मोदी जी दे रहे हैं कि पहली बार वो विचलित हुए हैं। पहली बार उन्होंने संकेत दिया कि हाँ, इस बात से मैं परेशान हुआ हूं, ये हेडलाइन मैनेजमेंट में नहीं कर पा रहा हूं। बाकी कुछ अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हम लोग बॉम्बे में थे और इंडिया गठबंधन का नाम तय हो रहा था और इन्होंने वन इलेक्शन वन नेशन का शिगुफा छोड़ दिया। जी, टी शर्ट के मामले में शिगुफा नहीं छोड़ पाए, कोई बड़ी लकीर नहीं खींच पाए, कोई हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं कर पाए। अब उसको पॉलिटिकली लड़ना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो कांग्रेस के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं और कई बार आरोप सही भी होते हैं, वो कि
कांग्रेस पार्टी का में जो है वो बूथ लेवल कार्यकर्ता नहीं दिखता, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। तो अब तो मोदी जी ने कार्यकर्ता को ही निशाने पर लिया और कार्यकर्ता के काम से मोदी जी विचलित हुए। अब आप सोचिए, मैं तो कार्यकर्ताओं से बात नहीं होती मेरी कांग्रेस की अभी आजकल, लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह मिला होगा कि उनके 8-10 लोग चले गए और सिर्फ देश का प्रधानमंत्री उस पर रिएक्शन कर रहा है, पूरा भाषण पढ़ रहा है, वो बता रहा है विपक्षी पार्टियों को क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसके लिए तो मेडल है ये। इतनी तारीफ तो उसकी राहुल गांधी ने नहीं की होगी कभी जितनी कांग्रेस की कार्यकर्ता की तारीफ मोदी जी ने कर डाली। तो हम देख रहे हैं कि एक नए तरीके की पॉलिटिक्स जन्म ले रही है और मोदी जी के पास भी ये सब चीजें पहुंचती होंगी, डेटा कैसे है, ट्रेंडिंग क्या चल रही है, समाज में क्या हो रहा है। अभी अगर पिछले 2-3 दिनों में आप देखिए, 4 दिनों में, 5 दिनों में, मैंने सोशल मीडिया में जितने मीम्स और चुटकुले गलगोटिया पे देखे, किसी एक विषय पे देखे नहीं। तो ये गलगोटिया पे जो चुटकुले जो युवा लोग बना रहे हैं, उसमें कई तो ऐसे चुटकुले बनाने वाले गलगोटिया से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो ये गलगोटिया के खिलाफ नहीं बना रहे हैं, इस बात को आप समझिए। ये बेसिकली निशाने पे वो यही है, मोदी जी हैं। वो गलगोटिया तो एक बहाना बन गया है। तो वो समाज का एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है कि समाज इस तरीके के मूर्खतापूर्ण कामों को, इस तरीके के गिमिक्स को किस तरीके से नया जो युवा समाज है वो ले रहा है और उसी युवा समाज को ये संदेश गया है। इसलिए मोदी जी परेशान हैं और उन्होंने कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स पे मोहर अपनी लगा दी है। अब कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस इसमें डिफेंसिव रहे कि ये टी शर्ट बांटे। दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली टी शर्ट, कितनी बड़ी बात है भाई। जी। तो अब ये कांग्रेस को तय करना है। मोदी जी ने तय कर दिया है कि हम इस बात से परेशान हो रहे हैं, आप इस बात से मुझको परेशान कर सकते हैं, ये मोदी जी ने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की परेशानी साफ झलक रही है उनके भाषणों से, उनके बयानों से और प्रतिक्रियाओं से, और पुलिसिया जो कार्रवाई है उससे भी ये साफ झलक रहा है, क्योंकि सत्ता पर काबिज वही हैं और उनके आदेश के बिना कुछ नहीं हो रहा होगा। और ये तब और भी ज़्यादा यहाँ पर दुरुस्त हो जाती है ये बात जब नरेंद्र मोदी खुद भाषण में बात करते हैं, नंगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कौन नंगा है, कौन नहीं है, कौन कितना कम है, इन सब का जिक्र अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात दूर तक पहुंच चुकी है और बहुत अंदर तक चुभ चुकी है। चलिए, ये अभी चर्चा, क्योंकि अब राहुल गांधी ने भी इधर से पलटवार किया है और बहुत ज़बरदस्त पलटवार किया है, इस पर भी प्रतिक्रियाएं आएंगी और चर्चा हम आगे उस पर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत शुक्रिया शकील जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि आज का न्यूज़ पॉइंट कार्यक्रम में बहुत सुंदर विश्लेषण होता है। आपका न्यूज़ पॉइंट कार्यक्रम में बहुत सुंदर विश्लेषण होता है। धन्यवाद। शुभरात्रि दानापुर पटना से। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। डॉक्टर दलबीर जोगर साहब भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ उदय प्रसाद सिंह साहब हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी भयंकर रूप से डरे हुए हैं, क्योंकि भारत की जनता अंधभक्त की सच्चाई जान चुकी है। नरसिंह कुंदलवाल साहब भी हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं मोदी सरकार ने देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट खत्म कर दी है और दूसरी ओर आप स्वयं अरबों रुपए की सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, तो एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे और भी तमाम साथी, सोना राम जी हमारे साथ हैं। और सर, अगर सही मानो तो गाँव में ऑपरेशन सिंदूर अग्निपथ के बाद भाजपा वाले अपने अपने घर में घुसे हुए हैं, कांग्रेस वालों के सवालों का सामना नहीं कर पाते। एक हमारे साथ बने हुए हैं, उदय प्रसाद जी हैं, महावीर चंद नाहर साहब हमारे साथ हैं, श्याम सोनी जी हमारे साथ। श्याम सोनी जी बहुत शुक्रिया। अनिल वैद्य जी, अनीता चौधरी जी।